मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सारे बीटेक के सिलेबस के लेक्चर्स शेयर होंगे और अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है पावर क्वालिटी एंड फैक्ट 7 सेम का है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एफिलिएटेड टू आरटीओ कोटा। तो ये सब्जेक्ट पहली बार आया है सिलेबस में, इसके कोई पुराने पेपर्स नहीं है। फिर भी लेक्चर के एंड पे मैं बता दूंगी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लंबे क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए, और कौन से टॉपिक्स में से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेक्चर में हम पढ़ेंगे वीएससी क्या होता है, सिंगल फेज, थ्री फेज टाइप, मल्टीपल्स और मल्टी लेवल टाइप। तो पहले वीएससी की बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल थायरिस्टर्स में टर्न ऑन कंट्रोल के अलावा टर्न ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, तो हम एडवांस्ड थायरिस्टर्स की तरफ जाते हैं और ये एक्सपेंसिव पड़ते हैं पर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट इसलिए रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इनका प्रोसेस सेल्फ कम्यूटेशन का रहता है। कन्वर्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, सेल्फ और लाइन कम्यूटेशन, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो सेल्फ कम्यूटेटेड टाइप यूज होते हैं। तो सेल्फ कम्यूटेटेड टाइप दो तरह के हो सकते हैं, करंट सोर्स्ड और वोल्टेज सोर्स्ड। करंट सोर्स का मतलब डीसी साइड पे जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वोल्टेज सोर्स मतलब डीसी साइड पे जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी एक ही रहेगी। अब अगर वीएससी का सिंबल देखें तो एक वॉल्व है, एक वॉल्व में एक थायरिस्टर होता है और एक डायोड होता है। ये थायरिस्टर क्योंकि डीसी साइड पे वोल्टेज सेम रहेगा, यानी ये रिवर्स बायस नहीं होगा, कभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा, तो इसको हम एसिमेट्रिक टर्न ऑफ डिवाइस कहते हैं। क्योंकि हम ये डिवाइस ऐसे बना सकते हैं जिनमें रिवर्स वोल्टेज विथस्टैंड कैपेबिलिटी ना हो तो भी चलेगा। तो हाई पावर कन्वर्टर्स जो बनते हैं उसमें सेपरेट डायोड लगाया जाता है, लेकिन अगर थोड़े कम पावर के लिए हैं तो हम इस ये जो जीटीओ है इसके अंदर ही इनबिल्ट डायोड बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, फैब्रिकेशन के टाइम। अब वीएससी ऑपरेशन की बात करें तो डीसी साइड पे यहाँ पर ये तुम्हारा वॉल्व है, वॉल्व का एक सिंबल बनाया हुआ है। तो ये डीसी साइड, ये डीसी लिंक साइड है और ये एसी लिंक साइड है। तो डीसी साइड पे यूनिपोलर वोल्टेज होता है, कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है ताकि स्विचिंग सीक्वेंस और फेज शिफ्ट के दौरान जो डिस्चार्जिंग चार्जिंग इफेक्ट है वो कंपनसेट कर सके और वोल्टेज को स्टिफ रख सके, यानी सेम रख सके, कांस्टेंट। एसी साइड पे एक रिएक्टर लगाया जाता है ताकि ये कैपेसिटर के इफेक्ट्स को विथस्टैंड कर सके, और रिएक्टर के बाद एक फिल्टर भी लगाया जाता है ताकि जो भी हार्मोनिक्स आ रहे हैं उनको हम जितना हो सके उतना फिल्टर कर सकें और वो ट्रांसमिशन लाइन में पेनिट्रेट ना करें। अब अगर सिंगल फेज और थ्री फेज की बात करें, हम इसमें जो केस ले रहे हैं वो दो तरह के केस हो सकते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर और एक पावर फैक्टर जो यूनिटी नहीं है, लेस देन 1। तो हम ये वाला केस ले रहे हैं, इसमें करंट को हम मान रहे हैं जो लीड कर रहा है वीएबी से 180 से थोड़ा सा ज्यादा। तो अब अगर इसकी वेवफॉर्म्स देखें तो यहाँ पर ये 180 से थोड़ा सा ज्यादा लीड कर रहा है करंट, तो करंट अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर है तो थीटा डिग्री के बाद इस वोल्टेज वीएबी की नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगी। अब ये सिंगल फेज कन्वर्टर है, तो सिंगल फेज कन्वर्टर में 4 वॉल्व्स हैं, 1 और 4 वॉल्व्स और 3 और 2 वॉल्व्स। ये फर्स्ट लेग है जो कि ए पॉइंट से कनेक्टेड है और ये सेकंड लेग है जो कि बी पॉइंट से कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट होता है ये। तो अब इसकी वर्किंग अगर हम देखें, करंट के पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ इंडिकेट की हुई है। तो इस टाइम पे कंडक्शन, ये तुम्हारा जो ए बी से कंडक्शन हो रहा है, ये कंडक्शन तुम्हारा किसी भी वॉल्व से हो सकता है। एक बार में 1 और 2 वॉल्व काम करेंगे और दूसरी बार में 3 और 4 वॉल्व काम करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि एक बार में 1 और 4 कंडक्ट करे और 3 और 2, वरना ही शूट थ्रू हो जाएगा और इस वजह से सर्किट में जितने भी डिवाइसेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो अब अगर हम 1 और 2 का कंडक्शन माने और 3 और 4 का कंडक्शन माने ऑल्टरनेट फॉर ईच हाफ साइकिल, तो हम ये मान के चलते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल चल रही है करंट की। नेगेटिव का मतलब इसके ऑपोजिट, आईएबी के ऑपोजिट, यानी करंट यहाँ से आएगा 1 से होता हुआ, पॉइंट ए से होता हुआ, ट्रांसफार्मर से होता हुआ, 2 थायरिस्टर से होता हुआ, फिर जो तुम्हारा कैपेसिटर है इसके नेगेटिव पॉइंट तक जाएगा। तो ये फर्स्ट ड्यूरेशन हो गया T1 से T2। T2 से T3 में करंट की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे को यही वॉल्व्स कंडक्टिंग रखने हैं थोड़े टाइम तक। तो ये वॉल्व्स अगर मैं कंडक्टिंग रखूंगी तो अब कंडक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं अब इन डायोड्स के थ्रू 2 डैश से, बी पॉइंट से, ट्रांसफार्मर से, फिर ए पॉइंट से 1 डैश से फिर फ्लो कराऊंगी करंट। ठीक है, उसके बाद वापस डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन वो ही है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ से होता हुआ करंट, अब मैंने 3 और 4 को टर्न ऑन कर दिया है, बाकी दोनों गेट कंट्रोल से टर्न ऑफ कर दिए हैं। तो अब 4 से होता हुआ, पॉइंट ए से होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ, 3 से होता हुआ, फिर इस पॉइंट तक जाएगा करंट, फिर 3 डैश 4 डैश एक्सेट्रा।
तो ये जो 5 इंटरवल हैं, 4 इंटरवल हैं T1 से T5, ये डिफाइन करते हैं एक साइकिल की वर्किंग, क्योंकि इसके बाद ये पॉइंट सेम पॉइंट अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से मैंने सिंगल फेज लैग ऑपरेशन बता दिया कि एक बार में ये दोनों एक साथ ऑपरेट नहीं होने चाहिए। जो एक लेग में 2 वॉल्व्स हैं वो एक साथ ऑपरेट नहीं होने चाहिए। हार्मोनिक्स की बात करें तो हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि कैपेसिटर, इंडक्टर, फिल्टर तीनों लगे हुए हैं, इनकी वजह से कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स आएंगे। कैसे एनालाइज करोगे? आरएमएस वैल्यू निकालो इसकी, वी डी स्क्वायर डी ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू यानी -π/2 से π/2 पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1/π, टेक स्क्वायर रूट ऑफ इट, तो तुम्हें ये जो मिलेगा ये वी डी के बराबर मिल जाएगा। अब ये भी इवन फंक्शन है, हार्मोनिक निकालना है तो फोरियर एनालिसिस से निकालेंगे, ए नॉट बी एन जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ए एन निकलेगा। ए एन आ गया तो फोरियर फंक्शन से ये वैल्यू निकालो, ए नॉट और बी एन जीरो है, सिर्फ ए एन कॉसन ओमेगा टी डाल के वोल्टेज की वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें आरएमएस वोल्टेज निकालो nth हार्मोनिक का, तो वी एन इज इक्वल टू 1/n2√2/π वी डी। अब इसमें V1 निकालना है तो n की जगह 1 डाल दो, V1 विल बी इक्वल टू 2√2/π VD, इट विल बी इक्वल टू 0.9 VD। तो अब अगर 3 फेज कन्वर्टर की बात करें तो इसमें हमें 6 पल्स ऑपरेशन मिलेगा। 3 लेग्स हैं, तीनों लेग्स 3 फेज से कनेक्ट हैं, A फेज से, B फेज से और C फेज से। A कनेक्ट है 2 वॉल्व से 1 और 4, B कनेक्ट है 3 और 6 वॉल्व से और C कनेक्ट है 5 और 2 वॉल्व से। तो अब अगर मुझे इनकी वेवफॉर्म्स देखनी है तो वोल्टेज की वेवफॉर्म्स जो मिलेंगी वो स्क्वायर वेव ही मिलेंगी, क्योंकि वो डीसी वोल्टेज ही रिफ्लेक्ट हो रहा है एसी साइड पे, ठीक है। और करंट हमें साइनोसॉइडल हमेशा मिलेगा क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली फ्लोइंग है, इसलिए। तो अब अगर मैं लाइन वोल्टेज निकालूं वी ए बी, इट विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे वी ए माइनस वी बी, तो ये तुम्हें वेवफॉर्म पल्सेस की फॉर्म में मिल जाएगा। इसी तरीके से वीबीसी और वीसीए निकाल लेंगे। एक बार में 2 ऑल्टरनेट पाथ से 2 वॉल्व्स कंडक्ट करेंगे, दूसरे 2 कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि शूट थ्रू हमें अवॉइड करना है। फेज करंट निकालोगे तो कंटिन्यू रहेगा, ए फेज पे 4 और 1 वॉल्व्स कंडक्ट करेंगे, बी फेज पे इसी तरीके से और सी फेज पे। न्यूट्रल वोल्टेज, न्यूट्रल नहीं, कैपेसिटर का मिड पॉइंट है जो एन, उस पॉइंट का वोल्टेज अगर हम निकालेंगे तो वो VD/6 आएगा, पर थायरिस्टर है ये, इसलिए। अब अगर पर फेज निकालना है मुझे तो पर फेज में 2 वॉल्व कंडक्ट करते हैं एक फेज करंट के लिए, यानी 2 टाइम्स ऑफ VD/6 यानी VD/3 रहेगा पर फेज पे वोल्टेज। और वॉल्व का वोल्टेज तब आएगा जब वॉल्व कंडक्ट नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, तो ये जब कंडक्ट कर रहा है तब 0 है, जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ गया तब इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। अब अगर डीसी साइड के करंट्स देखें तो 3 फेज के 3 करंट्स मिले, इनको अगर असेंबल कर दें और टोटल डीसी बस करंट देखें तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। फिल्टर से फिल्टर कर दो, थोड़े बहुत हार्मोनिक्स रहेंगे पर अप्रॉक्सीमेटली डीसी हमें मिल जाएगा। अब हार्मोनिक्स का एनालिसिस अगर करना है तो वही फोरियर एनालिसिस करेंगे, वीए वीबी वीसी वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ट्रिपल हार्मोनिक्स जो होते हैं, 3 और 3 के मल्टीपल्स में जो हार्मोनिक्स हैं उनको हम लिखें तो cos 3 ओमेगा टी प्लस माइनस 2π/3, और बी और सी फेज के cos 9 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 2π/3। इनको ढंग से देखोगे तो सेम फेज में आएंगे, सेम फेज मतलब एड अप हो जाएंगे सारे, ए फेज के, बी फेज के, सी फेज के सारे एड अप हो जाएंगे, यानी ये डेंजरस हो जाएगा, तो इनको एलिमिनेट करना ज्यादा जरूरी है। वोल्टेज पर फेज देखोगे तो ये मिल जाएगा, वोल्टेज आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो 0.816 वीडी मिल जाएगा। लाइन वोल्टेज इस तरीके से मिलेगा, V1 निकालोगे यानी फंडामेंटल कंपोनेंट वोल्टेज, इट विल बी √6/π VD, 0.78 VD के बराबर मिलेगा, जो कि पहले 0.9 VD मिला था। Vn विल बी V1/n, और करंट डीसी साइड का करंट 3√2/π I cos थीटा मिल जाएगा। अब अगर सीक्वेंस 4 क्वाड्रेंट की कंडक्शन की बात करें, मुझे चारों क्वाड्रेंट में अगर इसको कंडक्ट कराना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सपोज मैं एक सपोजिशन लेकर चलूंगी कि वोल्टेज और करंट अगर इन्वर्टर यूनिटी पावर फैक्टर में एक्ट कर रहे हैं, यानी वोल्टेज और करंट के बीच 180 डिग्री का एंगल है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जब वोल्टेज की साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो करंट नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा और एग्जैक्ट 0 पॉइंट्स इनके मीट करेंगे। तो अब ये इस तरीके से चल रहा है। अगर मुझे इसको दूसरे क्वाड्रेंट ऑपरेशन में ले जाना है तो मैं कैसे ले जाऊंगी, थोड़ा सा डिले करके, यानी वोल्टेज को अगर मैं 60 डिग्री डिले कर दूं, इस पॉइंट पे 0 होना था, थोड़ा इस पॉइंट पे आकर 0 हुआ है, तो V और IA का एंगल रिड्यूस हो गया 60 डिग्री से, यानी 120 डिग्री रह गया। तो ये इन्वर्टर मोड में ही है पर इंडक्टिव मोड में ऑपरेट करने लग गया। और डिले कर दो 30 डिग्री, अब इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल हो गया, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से 90 डिग्री, यानी इंडक्टिव मोड है, इन्वर्टर इंडक्टिव मोड। अब और डिले कर दो वोल्टेज को 60 डिग्री, तो अब इन दोनों के बीच एंगल कितना बच गया, 30 डिग्री, बहुत कम बच गया।
यानी अब ये रेक्टिफायर मोड में आ गया, पर इंडक्टिव ऑपरेशन है क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है। और डिले कर दोगे 30 डिग्री डिले करो तो अभी सेम फेज में आ गई, यानी यूनिटी पावर फैक्टर है पर रेक्टिफायर मोड है। डिले कर दो वोल्टेज को और 60 डिग्री टर्न, मतलब तुम वोल्टेज को 60 डिग्री बाद चेंज कर रहे हो उसकी साइकिल। तो अब अगर और 60 डिग्री डिले कर दिया तो करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। करंट लीड कर रहा है 60 डिग्री, यानी अब ये कैपेसिटिव मोड आ गया पर है रेक्टिफायर मोड। और 30 डिग्री डिले कर दोगे तो अब इन दोनों के बीच एग्जैक्ट 90 डिग्री है, यानी प्योर कैपेसिटिव मोड आ गया। और 30 डिग्री डिले कर दो इन्वर्टर कैपेसिटिव, जो पहले हम जहां से शुरू हुए थे वहीं आ गए। तो 4 क्वाड्रेंट्स कवर हो गए। तो इसमें हमें बस ये देखना है कि अगर मुझे इसका ऑपरेशन डिजायर्ड चाहिए, कोई सा भी मोड चाहिए, तो मैं उसमें फायरिंग एंगल कंट्रोल से अगर अल्फा वेरी कर दूं, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल वेरी कर दूं, तो मैं वो कर सकती हूँ। मुझे जो भी चाहिए, रेक्टिफायर मोड चाहिए, इन्वर्टर मोड चाहिए, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, जो भी रीजन चाहिए। और वो डीसी वोल्टेज को वेरी करके भी कर सकते हैं हम, जो कि डीसी वोल्टेज पे, डीसी साइड पे जो कैपेसिटर लगाया है उसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग चेंज करने से होगी। एसी सोर्स एक दूसरा लगाना पड़ेगा उसके लिए। स्पीड जिससे ये डीसी वोल्टेज चेंज हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पॉन्स टाइम, यानी जितनी जल्दी जल्दी स्पीड जितनी ज्यादा है, जितनी जल्दी जल्दी डीसी वोल्टेज चेंज होगा, रिस्पॉन्स टाइम कन्वर्टर का उतना ही अच्छा होगा। वीएससी जो रिक्वायर्ड होते हैं इन एप्लीकेशंस के लिए, उनकी स्टिफ डीसी वोल्टेज होनी चाहिए और एसी वोल्टेज को फिर भी वेरी कर पाए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल है मल्टी स्टेप कन्वर्टर, जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी को भी अप्लाई कर पाए अपने ऊपर, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 3 तरह के हो सकते हैं, मल्टी स्टेप, मल्टी पल्स और मल्टी लेवल। तो हमने जो पढ़ा है अभी वो मल्टी स्टेप का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मल्टी पल्स पढ़ेंगे। तो मल्टी पल्स अभी जो हमने पढ़ा वो 6 पल्स था, तो अगर 12 पल्स बनाना है तो 2 6 पल्स कन्वर्टर्स कनेक्ट कर दो। ये कन्वर्टर्स है, 2 6 पल्स कन्वर्टर कनेक्ट कर दो, क्योंकि डीसी साइड पे वीएससी चाहिए मुझे, डीसी साइड पे वोल्टेज सेम होना चाहिए, तो ये डीसी लिंक साइड पर पैरेलल में कनेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू होगा, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये 2 ट्रांसफॉर्मर्स लगेंगे, इन दोनों ट्रांसफॉर्मर से हम ट्रांसमिशन लाइन एसी साइड पे कनेक्ट करेंगे इसको। तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स जो लगाई जाती हैं, तो ये डीसी साइड पे, ये जो लगाई जाती हैं डीसी साइड पे पैरेलल में लगाई जाती हैं, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग दिस वोल्टेज कांस्टेंट इन पैरेलल। और एसी साइड पे सीरीज में लगाई जाती हैं ताकि कुछ हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो सके। इसका ऑल्टरनेट भी पॉसिबल है, यानी एसी साइड पे यहाँ पर पैरेलल भी लगा सकते हो, उसके लिए स्पेशल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, और डीसी साइड पे सीरीज भी लगा सकते हो, पर तुम्हें डीसी वोल्टेज दोनों के इक्वल रखने होंगे, कंस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। और हार्मोनिक करंट का अगर पेनिट्रेशन देखना है तो IH by I1 will be found out by the formula 100 divided by xt into n square in percentage. n is the order, n is the turns ratio, h है हार्मोनिक तुम्हारा, और xt है ट्रांसफॉर्मर की इम्पीडेंस। तो पल्सेस जितनी ज्यादा होंगी उतने ही हार्मोनिक्स कम होंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वेवफॉर्म का, जिसमें कि 6 पल्स आउटपुट तुम्हें मिल रहा है, और 12 पल्सेस जो मिलेंगी वो इस तरीके से मिलेंगी, एक साइकिल में 12 पल्सेस। 24 पल्स भी हो सकता है, कैसे? इसमें 4 कन्वर्टर्स लगेंगे 6 पल्स के, या 2 कन्वर्टर्स लगेंगे 12 पल्स के। इनके बीच का एंगल होना चाहिए 15 डिग्रीज। तो एसी आउटपुट वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स मिलेंगे वो 24n ±1 मिलेंगे, काफी रिड्यूस हो जाएंगे। और फायरिंग एंगल, फायरिंग पल्स शिफ्ट भी तुम्हें 15 डिग्री से करनी पड़ेगी, फेस शिफ्ट भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। 48 पल्स VSC की बात करें तो इसमें 2 24 पल्स लगाओ, या फिर 4 12 पल्स लगाओ, या फिर 8 6 पल्स लगाओ। ठीक है, तो अब एसी आउटपुट वोल्टेज में जो हार्मोनिक्स मिलेंगे 48n ±1 हार्मोनिक्स मिलेंगे, काफी हाई फ्रिक्वेंसी ऑर्डर के हार्मोनिक्स हैं, तो इनका पेनिट्रेशन यानी वोल्टेज जो अप्लाई होता है वो कम होता है, तो एसी साइड के फिल्टर्स बहुत जरूरी नहीं है इसमें। अब अगर हम मल्टी लेवल कन्वर्टर की बात करें तो पहले जो हमने कन्वर्टर्स यूज किए थे उसमें एक ही वॉल्व था, एक लेग में 2 वॉल्व्स थे। एक बार अगर हम ए फेज की बात करें तो 1 वॉल्व और 4 वॉल्व थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट डबल कर दे रहे हैं वॉल्व, यानी ये 1 की जगह 1A वॉल्व भी लगा दिया और 4 की जगह 4A वॉल्व भी लगा दिया, यानी 2 टाइम्स वॉल्व्स हो गए, तो वोल्टेज तुम्हारा जस्ट डबल हो गया। ठीक है, पावर रेटिंग भी बढ़ जाएगी इससे। तो अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बीच में फ्रीव्हीलिंग डायोड D1 और D4 लगाना जरूरी है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो तो वो डैमेज ना करे इन डिवाइसेस को, और D1 D4 से पास हो जाएगा। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा ये 3 लेवल का मिलेगा। लेवल का मतलब है एक 0 लेवल, एक थोड़ा हाई वोल्टेज
और फिर एक सबसे हाई वोल्टेज। अब ये जो सबसे हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज ट्वाइस होगा जो हमने पहले देखा था 6 पल्स कन्वर्टर का, उससे जस्ट डबल होगा, क्योंकि इसमें डबल कन्वर्टर्स हैं पर फेज। तो मल्टी लेवल का मतलब है कि हम 3 लेवल्स ले रहे हैं, पर जितना ज्यादा तुम, ये 3 लेवल है अगर, तो 3 लेवल में 3 लेवल्स ले रहे हैं, पर जितने तुम कन्वर्टर्स में जितने वॉल्व्स बढ़ाओगे उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई होगा। अगर 5 लेवल कन्वर्टर है, 3 की जगह 5 लेवल भी बना सकते हैं, 5 लेवल में तुम्हें ये वोल्टेज के लेवल्स 5 मिलेंगे। ठीक है, तो अब अगर इसमें हार्मोनिक्स की बात करें तो वोल्टेज जो तुम्हें मिलेगा V, यू कैन फाइंड इट आउट बाय द हार्मोनिक एनालिसिस। तो ये मिल जाएगा हमें Vn, nth वैल्यू के लिए जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज nth हार्मोनिक के लिए, वो 4/π Vd/2 1/n sin n sigma by 2 into sin n of omega t plus sigma by 2. Sigma is the conduction angle. And the RMS value of the nth harmonic voltage will be given by 2√2/π Vd/2 1/2 sin n sigma by 2. Similarly, the fundamental harmonic, यहाँ पर n की जगह 1 रख दो तो तुम्हें मिल जाएगा 2√2/π Vd/2 sin sigma by 2. तो पर्टिकुलर कोई भी हार्मोनिक अगर हमको जीरो करवाना है तो कब होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होती है 180 माइनस सिग्मा इक्वल टू 180/n। तो हर हार्मोनिक के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ एक हार्मोनिक्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिफ्थ हार्मोनिक के लिए सिग्मा जब 144 है और जब 72 है, तो इन दो पॉइंट्स पर वो जीरो हो जाएंगे फिफ्थ हार्मोनिक। ऐसे ही सेवंथ हार्मोनिक इन पॉइंट्स पे जीरो हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि ये कंडीशन कब फुलफिल होती है हर अलग हार्मोनिक के लिए। और अगर इनकी वेव फॉर्म देखें तो V1/V1 मैक्स का इस तरीके से वेव फॉर्म मिलेगा, और जो डिफरेंट हार्मोनिक्स हैं उनका पेनिट्रेशन कितना है पर यूनिट ऑफ द फंडामेंटल, तो ये देखो यहाँ पर 0.4 तक ही है, काफी कम है। तो आज के लिए इतना ही। और अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें VSC के वॉल्व ऑपरेशन, सिंगल फेज ऑपरेशन और मल्टीपल्स ऑपरेशन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, AC और DC ऑपरेशन, रेक्टिफायर, इन्वर्टर मोड्स, और अगर हम बात करें 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन सब पे तो लेंथी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत थोड़ा थोड़ा पूछा जा सकता है रीजनिंग का, कि इसमें कौन से एसिमेट्रिक टाइप डिवाइस यूज होते हैं ना, कौन से डिवाइस यूज होते हैं थैरिस्टर्स की तरह, और इसमें कन्वेंशनल थैरिस्टर्स क्यों नहीं यूज होते, एटसेट्रा। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये टॉपिक बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। इसमें बस मल्टी लेवल, मल्टीपल्स और मल्टी स्टेप इन्वर्टर्स ये समझना जरूरी है। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में 4th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।